नमस्कार दोस्तों, बीइंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट 17 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो इसमें कूट दिया गया है 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 1, 2 एंड 3। जिसमें पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। इसमें जो ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती दे रखा है, और एक और ऐड कर लीजिए, एक और नदी बहती है माही। ये क्या है कि इसमें जो राप्ता जो नदी है ये घाघरा की सहायक नदी है, और जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, तट से 24 समुद्री मील तक। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी देश की जो प्रादेशिक जल क्षेत्र या सीमा होती है उसे या क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। तो जो क्षेत्रीय सागर की आधार से रेखा से सागर की ओर जो दूरी नापी जाती है वो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ सही होगा सी ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे, तट से 12 समुद्री मील तक। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर, और पॉइंट कालीमीर पर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट पर। क्योंकि जो भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु यानी कि साउथ ईस्टर्न पॉइंट जिसे कहते हैं, इंदिरा पॉइंट यानी कि ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप भी इसे बोलते हैं। तो ये जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है ये हमारा इंदिरा पॉइंट है। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्त किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसमें है? ये पूछा गया है। क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग होता है जो उसके पदस्थ पर होता है, तो जो मान लिया उसका पद रिक्त है तो उसकी दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो इसमें जो होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए, इसमें जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है जो उसका अध्यक्ष होता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो पद त्याग दे या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्त की दशा में जो राज्यपाल होता है अधिसूचना द्वारा आयोग के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि जब तक कि ऐसे रिक्त को भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। कहने का ये तात्पर्य है कि जो राज्यपाल होता है अधिसूचना द्वारा जो आयोग के सदस्य होते हैं उसमें से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में वो वहाँ पे प्राधिकृत कर देगा। ये जब तक रिक्त खाली रहेगी और उसके जो है कि अध्यक्ष पद पर वो कार्य करता रहेगा। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा डी, ये सब कार्य राज्यपाल द्वारा होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, डी और ई टेनिस खेलते हैं, ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो कौन हॉकी, फुटबॉल, टेनिस तीनों खेलता है? इसमें क्या करना है, जैसे जैसे प्रश्न बताया गया है वैसे वैसे आप लोगों को क्या करना है कि एक सारणी बना लेनी, कॉलम बना लेना। उसमें क्या करना है, एक तरफ जो है ए, जितने भी सदस्य हैं ए बी सी, और जो है डी और ई,
अब उसमें क्या करना है, जैसे ए क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या क्या खेलता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई खेलता है हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल। उसके सामने ए के सामने आप लिख लेंगे। और इसी तरह क्या करेंगे, जो बी खेलता है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बी के सामने लिख लेंगे। और जो सी है फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल खेलता है तो सी के सामने लिख लेंगे। और जो डी है, डी के सामने डी क्या खेलता है, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल खेलता है तो डी के सामने इसी तरह लिख लेंगे। और ई जो है क्रिकेट, वॉलीबॉल और टेनिस खेलता है तो ई के सामने लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपने ए बी सी डी ई एक तरफ लिख लिया और क्रमानुसार जो खेल खेलते हैं सामने लिख लिया, ए बी सी डी ई के सामने लिख लिया। अब उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन हॉकी, फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलता है, तो इसमें आप मिलान कर लीजिए कि कौन खेलता है। तो इसमें जो हॉकी, फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलने वाला जो खिलाड़ी है इसमें डी है, डी से मैच कराइए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे डी है, जो हॉकी, फुटबॉल और टेनिस खेलने वाला खिलाड़ी है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत सरल था। तो इसमें इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना कि एक तरफ जैसे जैसे ए बी सी डी ई जो भी पूछा गया है एक तरफ लिख लेना, और जो खेल खेलते हैं उसके सामने केवल लिखते जाना, और जो पूछा गया है मिलान करके आप आंसर टिक कर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया। वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 2 बार हराया, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 2 बार हराया, और जबकि भारत ने वेस्ट इंडीज़ व न्यूजीलैंड को 2 बार हराया। तो कौन सा देश ज़्यादा सबसे मैच हारा? इसमें भारत है ऑप्शन में, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज़ है, न्यूजीलैंड है। तो इसमें क्या करना है, जो जैसे मान लो भारत के जो हारे हुए मैचों की संख्या कितनी है, इसमें 2 हो जाएगी। और जो ऑस्ट्रेलिया के हारे हुए मैचों की संख्या ये भी 2 हो जाएगी जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और न्यूजीलैंड के हारे हुए मैचों की संख्या यहाँ भी 2 हो जाएगी। अब इसमें क्या करना कि वेस्ट इंडीज़ के जो हारे हुए मैचों की संख्या इसमें हो जाएगी इसकी 4, वेस्ट इंडीज़ के हारे हुए मैचों की संख्या 4। अब क्या करना है कि भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ को, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया जो है वेस्ट इंडीज़ को 2-2 बार हरा चुके हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाए कि वेस्ट इंडीज़ जो है सबसे ज़्यादा संख्या में मैच हारा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज़। इसमें क्या है कि जो दिए गए कथनों में से कौन सा अनुमान निकाला जा सकता है या निकाले जा सकते हैं। इसमें कुछ कथन दिए रखे हैं कि बताया गया है सभी मछलियाँ कछुए हैं, सभी मछलियाँ कछुए हैं और कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है। तो जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसे वैसे आप बना लीजिए। इसमें क्या कर दिए, अब क्या कह रहा कि सभी मछलियाँ, तो यहाँ मछलियाँ रख दीजिए अंदर, फिश। और इसमें क्या कह रहा है सभी मछलियाँ कछुए हैं, तो इसमें क्या करिए, ये कछुए हो गए, सभी मछलियाँ क्या है, कछुए हो गए। अब कह रहा है कि कोई मछली घड़ियाल नहीं है, तो जो है यहाँ पे एक और बन जाएगा। अब कह रहा कोई मछली घड़ियाल नहीं है, तो यहाँ पे जो है ये घड़ियाल हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, अब मिलान अनुमान लगाइए कि कोई घड़ियाल मछली नहीं है। देखिए यहाँ पे घड़ियाल है ये और यहाँ पे मछली है, तो मिल ही नहीं रहा है, तो कोई मछली घड़ियाल नहीं है। अब जो है अनुमान भी क्या कह रहा है कि कोई मछली घड़ियाल नहीं है। अब यहाँ मछली है, यहाँ घड़ियाल है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी जो है अनुमान गलत निकल रहा है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा जो उपयुक्त चित्र से स्पष्ट होगा कि अनुमान ए और बी दोनों निकलते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा आंसर सही होगा, सी वाला सही होगा कि दोनों अनुमान ए तथा बी दोनों निकलते हैं, ये वाला आंसर सही होगा हमारा। इसमें जो है ये देखिए, ये आंसर सही हो जाएगा, और दोनों अनुमान ए और बी दोनों निकलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना, जैसे जैसे पूछता चला जा रहा है वैसे वैसे आप बनाते चले जाइए, और अनुमान से जो है इसको ज्ञात किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में बताना है कि अगले पद क्या हैं, जैसे 3, 16, 6, 20, 9, 26, 12, 34। तो श्रृंखला दी गई है, बड़ी सिंपल श्रृंखला है। तो इसमें क्या करना है, जैसे ये 3 दे रखा है, इसमें मान लिया 3 दे रखा है, तो 3 मान लिया ही बना लेते हैं। यहाँ 3 है और ये 16 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 20 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया। इसी तरह क्रम में चलता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + 3 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा।
और 6 में मान लिया यहाँ पे ये 6 हो गया, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसी तरह जो श्रृंखला हमारी है इसमें 9 में जो है फिर 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में जो है 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हमारी जो अगली संख्या बनेगी वो 15 हो जाएगी। और इसमें क्या करना है, जो दूसरी श्रृंखला देखिए 16 वाली। अब 16 में क्या है, 16 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में जो है 6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 में जो है 8 जोड़ेंगे तो हमारा ये 34 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो अगला पद बनेगा 15 और 44 बनेगा, जिसको देख लीजिएगा बहुत सरल है। तो दी गई श्रृंखला में जो अगला पद होगा 15 और 44 होंगे। तो यहाँ ऑप्शन में आइए देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं दे रखा है, यहाँ पे 15 और 44 ऑप्शन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जो है यहाँ पे 1 वर्ष के लिए, क्योंकि जो है कि अनुच्छेद 249 राज्य सूची की किसी विषय पर राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति यानी कि राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित जो हुआ है ये पारित हुआ है। और जो इससे संबंधित ये अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 249 खंड 2 के अंतर्गत राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहता, परंतु ये जितनी बार किसी संकल्प द्वारा बनाया जाता है और अनुमोदन किया जाता है उसमें क्या होता है कि क्लास 249 क्लास 1 में दे रखा है कि ये उपबंधित रीत से पारित हो जाता है, और उतनी बार जो है उस तारीख से जिसको वो इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता है। तो इस प्रकार जो है ये 1 वर्ष की अवधि तक ये प्रवृत्त रहेगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, तो ये 1 वर्ष के लिए नहीं रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय, अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय जो है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 200, क्योंकि अनुच्छेद 200 के अनुसार जो राज्य विधानमंडल होता है कि जो दोनों सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो विधेयक पारित यानी कि राज्यपाल के समक्ष जो प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि राज्यपाल अपनी सहमति दे देता है और या फिर उसे रोक देता है। अब जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ के लिए रखा जाता है। अब क्या होता है कि अनुच्छेद 201 में दे रखा है कि राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर विचार करता है और विचार करने के बाद वो अनुमति दे देता है या फिर रोक लेता है। इस प्रकार हमारा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत रख सकता है। अब जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा में होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें पूछा गया कि राज्यसभा में मतलब क्या क्या होते हैं। 280 सदस्य होते हैं जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और जो है कि जो ऑप्शन बी में दे रखा है 275 सदस्य जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो हमारा ऑप्शन सी है इसमें क्या है, ऑप्शन सी है इसमें क्या है कि 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और ऑप्शन डी 252 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये राज्यसभा में मतलब पूछा गया है कि राज्यसभा में क्या क्या होता है। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा हमारा जो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सी में क्या पूछा गया है ये देखिए कि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये दे रखा है संविधान के अनुच्छेद किसमें दे रखा है, ये अनुच्छेद आर्टिकल 80 क्लास 1 के अंतर्गत जो है बताया गया है। और इसमें जो है का के अनुसार राज्यों और संघ क्षेत्रों में जो 238 से
अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो इसमें ये बताना है, जो इसमें जो है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 है, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युत को विवेचित करता है। तो इसमें जो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 75। अब क्या है कि अनुच्छेद 75 क्लास 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और जो अनुच्छेद 75 दे रखा, अनुच्छेद 75 क्लास 2 के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों को निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, इसमें ये बताना है। तो इसमें जो है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत जो 151 इसमें जो है भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का जो है के मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है और जो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें इनमें शामिल नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है। इस प्रकार जो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अस्पृश्यता मिटाने की ओर जो है प्रयास करें। इसमें जो है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? तो इसमें ये वाला ऑप्शन सी वाला शामिल नहीं है। अब भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। तो इस प्रकार हमारा यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब डेंगू बुखार होता है तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और जो डेंगू बुखार से जो पीड़ित रोगी होता है कि जो रक्त में जो है कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और जो प्लेटलेट्स होती हैं शरीर में क्या होता है कि जो रक्तस्राव होता है उनको रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं ये, और इनकी कमी से जो है असामान्य रक्तस्राव हो सकता है। इसलिए ये है कि डेंगू बुखार जो पीड़ित होता है उसके रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, एड्रीनेलिन। जो है कि एड्रीनेलिन या इसे बोलते हैं एपिनेफ्रिन, ये भी बोलते हैं। और जो ये एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन क्या होता है कि एड्रीनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से क्या होता है कि हृदय में जो गति होती है उसमें वृद्धि हो जाती है तथा शरीर में क्या होता है कि शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। और इस हार्मोन की कमी से क्या होता है कि व्यक्ति जो का मन जो है खिन्न मन रहने लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, कोकीन, एफ्रेडीन जो इत्यादि औषधियाँ, इस प्रकार की जो है औषधियाँ होती हैं वो उसको दी जाती हैं, जिससे कि अनुकंपी तंत्र का तंतुओं को प्रेरित करती हैं। और इस प्रकार इसे क्या है कि इसे ही उड़ो या लड़ो, फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं, जो कि यह संकट काल में एक विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। और क्या होता है कि बाद में कि इस स्थिति में ये रुधिर दाब जो रुधिर दाब यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर तथा हृदय स्पंदन दर को ये बढ़ा देता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हृदय कब आराम करता है? तो हृदय कब आराम करता है? हृदय क्या होता है कि हृदय एक मांसल तंत्र है और सामान्यतः ये जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। और हृदय जो है दोनों धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय कहाँ करता है? दोनों धड़कनों के बीच। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, हृदय कहाँ आराम करता है? दोनों धड़कनों के बीच। तो जो दो संकुचनों के बीच काल जो है विश्राम अथवा या शीतलीन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान जो है आगे बढ़ता हुआ रक्त जो है धमनियों के
स्थान में प्रवेश करता है। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए क्वेश्चनों के साथ। तो आप लोग लगातार ऐसे वीडियो देखते रहिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।